जय नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार में और साथ ही एसएससी 2023 एमटीएस का स्पेशल बैच में भी आपका ठीक है। तो यहाँ पे आपका सीधा दिख रहा होगा कि आपका यहाँ मॉक टेस्ट चल रहा है, जिसमें आज चौथा क्लास होने वाला है। इससे पहले 3 क्लास हो चुका था, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया मॉक टेस्ट चल रहा है यहाँ पे और साथ में सीएचएसएल का भी सेट चल रहा है, जो कि आपका 10 बजे चल रहा है और ये आपका शाम को 7 बजे चल ही रहा है, ठीक है। तो दोनों जगह बढ़िया से तैयारी कीजिए, दोनों जगह मॉक टेस्ट लगाते रहिए। बढ़िया तरीका से एसएससी के सवाल को जितना हो सके बढ़िया सवाल यहाँ पे हम छाट-छाट के आपको मॉक टेस्ट के रूप में लगा रहे हैं, ताकि प्रीवियस ईयर भी साथ में कंप्लीट आपका होते जाए। ठीक है, तो पूरी तरह से आप मन से लगाकर एकदम टारगेट कर कीजिए कि 2023 का सीएचएसएल हो चाहे एमटीएस हो, अब की पार कर देना है, ठीक है। तो मैथ्स में यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, जीरो से लेकर हीरो लेवल तक का रहेगा इसमें, ठीक है। यानी कि हर एक चैप्टर का जो बढ़िया बढ़िया इंपोर्टेंट सवाल था प्रीवियस ईयर का, उसमें भी इंक्लूड किया गया है इसमें, ठीक है। 2020 21 22 का सवाल सब है इसमें। तो हम यही कहेंगे कि आप शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। अच्छा लगेगा वीडियो तो आपको खुद लगेगा कि हाँ इंप्रूवमेंट आया है कि नहीं आया है, अंदर से लगेगा कि हाँ मोटिवेट मिला कि नहीं मिला। तो अब जहाँ तक रहा बात समझाने का, तो समझाना तो मेरा काम ही रहेगा शुरू से लेकर लास्ट तक। लेकिन आपको लगे कि सवाल को जल्दी कर सकते हो तो जल्दी आंसर दे सकते हैं आप, क्योंकि हम समय देते हैं आपको करने के लिए। लेकिन हमें सबको लेके चलना होगा, जो थोड़ा कम लेवल के स्टूडेंट होंगे उनको भी, जो बढ़िया पढ़ने वाले होंगे उनको भी। तो सबको साथ में लेके चलने में सोल्यूशन भी देखना पड़ता है किस तरह से देना है, ठीक है। कुछ कुछ स्मार्ट अप्रोच भी रखते हैं आपके बीच। तो अगर लगे कि टाइम ज्यादा हो रहा है तो आप जल्दी से कर सकते हैं सवाल को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। करके आप देख सकते हैं, हो सकता है अलग सोल्यूशन दे हम, आप अलग किए होंगे। तो घबराना नहीं है, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं, मॉक टेस्ट आज चौथा होने वाला है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। पेपर पेन लेके बैठ जाइए और चलते हैं हम आज के सेशन की ओर, जिसमें आपका पहला सवाल देखने को मिलेगा। बढ़िया बढ़िया देखिए, जैसे आज का सवाल है, पढ़िएगा। चलिए कीजिएगा, आपको पहले टाइम दे देते हैं हम 10-20 सेकंड का, ट्राई कीजिएगा, फिर हम वापस में बताएंगे फिर, ठीक है। देखिए, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। एकदम परसेंटेज का बहुत ही जबरदस्त सवाल है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कर्मचारी की मजदूरी में पहले 20% की कटौती की गई, ठीक है। 20% की कटौती की गई तो पूछ रहा है कि अगर उसको मजदूरी जो है पहले जितना फिर लाना हो तो हमें मजदूरी में कितनी की वृद्धि करनी होगी, ऐसा सवाल पूछ रहा है। अब सबसे बढ़िया ऐसा तरीका करने का, सबसे शानदार तरीका है मेरे लिए, वो है क्या कि देखिए 20% का जो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, कितना होता है सर, 1/5 होता है, ठीक है ना, 5 होता है। अब 20% की कटौती कर रहा तो 5 का जो 20% होगा ना वो 1 होगा, तो 1 की कटौती कर रहा है तो कितना बेच रहा है बताइए। और सॉरी, कितना पड़ रहा है उसको मजदूरी, 4 पड़ रहा है। कितना पड़ रहा है, 4 पड़ रहा है। यानी कि 5 से मजदूरी कितना हो गया सर, 4 हो गया मजदूरी। 5 से मजदूरी कितना हो गया, 4 हो गया। 20% कम किया तो क्या बोले हम कि नीचे वाला जो मान होता है वो ओरिजिनल नंबर होता है, और 5 का 20% जो वैल्यू होगा वो ऊपर वाला होता है। यानी कि 1 जो है वो 5 का 20% होगा, निकाल के देख सकते हैं। यानी कि 5 में 1 की कमी 4 हो गया। अब बोल रहा है कि वापस जो है इसको 4 से 5 लाने के लिए, देखिए 5 से 4 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि वापस 4 से 5 लाने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि करना चाहिए। तो देखिए 4 से 5 लाने के लिए 1 की वृद्धि, लेकिन परसेंट पूछ रहा तो 1 की वृद्धि कितनी पे, 4 पे। अब परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे। अब बताइए कि 1/4 कितना होता है, सभी को पता होगा। 1/4 जो है 25% होता है हमारा। ऑप्शन नंबर बी सबसे मोस्ट तरीका करने का, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगला सवाल देखिए, एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु की लागत मूल्य कितनी है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए प्रॉफिट लॉस का सबसे पहले बोल रहा है कि किसी वस्तु के बेचा 6% की हानि हो रहा है। चलिए वस्तु का क्रय मूल्य नहीं पता, मान लीजिए वस्तु का एक कुछ क्रय मूल्य होगा। एक बार बेच रहा है तो सर 6%, दूसरा बार बेच रहा है तो हमें क्या हो रहा है सर, प्रॉफिट हो रहा है कितना का, तो 10% का। चलिए प्रॉफिट हो रहा है, मान लीजिए प्लस, यहाँ पे लॉस हो रहा है तो मान लीजिए माइनस कर दिए, ठीक है, ताकि आपको पता चले कितना का प्रॉफिट हो रहा है कितना का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब पूछ रहा है ना सर कि यदि उसने 6% की हानि पर बेचा, यदि उसने 64 रुपया अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। 64 रुपया अधिक में बेचा था, 10% का लाभ होता। कुछ नहीं करना है, अभी आपको एक बार लॉस हो और एक बार क्या हो, प्रॉफिट हो, ठीक है ना। यहाँ मान लीजिए कि सर निर्देशांक तो पढ़े होंगे ना, ऐसे पढ़ते होंगे। यहाँ 0 है, यहाँ -1 -2 -3 ऐसा रहता था निर्देशांक ज्यामिति में। 1 यहाँ 2 1 3 कहते, अब बोल सकते थे कि 2 से लेके -2 से लेके 3 तक कितना दूरी, तो क्या बोलते कि 1 2 3 4 5 दूरी, ठीक है। बोलते कि अब 2 से लेके 3 तक कितना, तो 1।
तो कहने का मतलब प्लस माइनस जो सीरीज जहां दिखे आपको सीधे जोड़ देना है। एक बार प्रॉफिट हो रहा है, एक बार लॉस हो रहा है, सीधा क्या कीजिए 15 और 10 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा सर? तो 16%। यही 16% जो आएगा वो किसको डिनोट करेगा? तो जो 64 रुपया अधिक दे रहता है, चाहे कुछ भी अधिक दे रहे, 64 हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ 64 दिया हुआ है, तो जो अधिक है उसी को डिनोट करता है। यानी कि 16% जो हमारा है वो 64 को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब हमको सीपी नहीं मालूम है, सीपी अपने आप में क्या होता है सर? सीपी अपने आप में होता है सर 100%। कितना होता है सर? 100% होता है। अब देखिए 16% का मान 64, 64 जो है हमारा 16% का मान है, हमसे सीपी का मान पूछ रहे हैं, यानी कि 100% का मान हमसे पूछ रहा है। इसको काटेंगे तो परसेंट से परसेंट खत्म होगा, 16 चौका 64 और 4 में 100 से गुणा कितना हो जाएगा सर? 400 हो जाएगा। यानी कि 400 रुपया जो हमारा आएगा यही इसका क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य होगा। क्लियर है? बताइए, बढ़िया सवाल था। समझे क्या बोले हम कि सर जब भी एक बार प्लस एक बार नेगेटिव की बात करें, इस जगह पॉजिटिव अगर नेगेटिव की बात करें, कहने का मतलब एक बार लॉस एक बार प्रॉफिट की बात करें तो दोनों को जोड़ देना है। एक बार 6% की हानि होता है कि 10% का लाभ होता है, दोनों को जोड़े तो 16% हमारा आया, क्योंकि यहाँ से लेकर दूरी कितना 16% का है, वही से 16% आएगा। ये डिनोट करेगा किसको? अधिक में बेच रहा है, कम में बेच रहा है, क्योंकि अंतर यहाँ देखिए अब -6 से लेकर 10 तक अंतर कितना हुआ? -6 से लेकर +10 तक अंतर कितना का? 16 का। यहाँ भी कह रहा है कि 64 रुपया अधिक में बेचा, यानी कि अंतरे की बात कर रहा है। तो कहने का मतलब कि जिसका जो वैल्यू दिया उससे कंपेयर कर दिए हम। अब 16% का मान 64 के बराबर था, 100% का मान निकालना था। क्लियर है? अगला सवाल। अब देखिए, महेश 300 रुपया की एक घड़ी खरीदता है तथा उसे बेच देता है। चलिए ठीक है, महेश ग्राहक को 15% तथा 6% की दो क्रमिक छूट देता है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए क्या होगा। सबसे पहले महेश बाबू जो हुए वो 300 रुपया क्या रहे हैं? घड़ी ले रहे हैं। तो घड़ी लिए उनके लिए तो क्या हो गया? अब उनके लिए जो घड़ी का दाम हो गया सीपी हो गया, यहाँ पे 300 हो गया। लेकिन यहाँ पे जैसे ही देखिए कि सर डिस्काउंट की बात करा तो सीपी मानने की कोई जरूरत नहीं है, इसको क्या मानेंगे सर? हम एमपी मान लिए। तो उसके लिए क्या हो गया? वो मार्क प्राइस हो गया। अब वो खरीद लिया, वो बेचेगा तो उसके लिए मार्क प्राइस हो गया। खरीद के बेच रहा है, ठीक है, वहां तक तो सीपी था, लेकिन जैसे ही बेच रहा है तो उसके लिए क्या होगा? मार्क प्राइस हो गया, क्योंकि 300 रुपया फिक्स उसका रेट है, तो मार्क प्राइस कितना हो गया सर? 300 रुपया हो गया। अब क्या बोल रहा है सर कि डिस्काउंट दे रहा है महेश ग्राहक को 15% और 6% की दो क्रमिक छूट, यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है 2 बार। अच्छा, पहला D1 डिस्काउंट कितना है? तो D1 हमारा है 15%। ठीक है, अब D2 की बात करें तो D2 कितना है सर? तो D2 हमारा है 6%। ठीक है, D1 D2 दिया हुआ है कि हमारा डिस्काउंट है। अब सक्सेसिव लगा सकते हैं आप, तो सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? तो A प्लस B माइनस AB बटा 100। अब डिस्काउंट 1 कितना है? तो 15, अब 15 और 6 कितना हो गया? 21 माइनस, अब 15 6 90 बटा 100 हो जाएगा, यानी कि 0.90। अब 21 में से आप 21 में से इसको आप घटाएंगे हम 0.9 को, तो कितना आएगा आपका यहाँ पे? तो 20.10, यानी कि 20.10 कर सकते हैं यहाँ पे। तो 20.10 क्या आया? डिस्काउंट टोटल आया, सक्सेसिव डिस्काउंट आया हमारा। तो 20.10 के डिस्काउंट 100 पे, तो बताइए आप कि कितना में सामान को बेच रहा होगा? तो देखा तो माइनस कीजिए 20.1, आएगा आपका 79.9, यानी कि बेच रहा है कितना में सर? कि 79.90% में बेच रहा है सामान को। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। अब 79 पॉइंट यहाँ देख लीजिए कितना डिस्काउंट आया था हमारा? तो डिस्काउंट टोटल आया था हमारा 20.10। ठीक है, तो बेचेगा कितना? तो सेलिंग प्राइस कितना परसेंट का मान आ गया हमारा? तो सेलिंग प्राइस आ गया 79.90% का मान हमें निकालना है। ठीक है ना? अब देखिए कोई भी अपने आप में 100% वैल्यू होता है, तो उसको 20.10% के डिस्काउंट पर बेच रहा है तो कितना बेचेगा सर? तो 79.90% पर बेचेगा। ठीक है ना? अब यहाँ देखिए बेच रहा है, अब 300 रुपया हमारा दिया हुआ है, 300 रुपया जो हमारा है उसका मार्क प्राइस है, जो अपने आप में 100% का मान है। हमसे पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस उसका ज्ञात करें, तो सेलिंग प्राइस कितना का मान निकालना है? तो 79.90 का मान निकालना है हमें। अब परसेंट से परसेंट कट जाएगा भाई, अब यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो, अब 3 से गुना कीजिए, जीरो हो जाएगा, 9 तिया 27, आपका 2 के लिए बचा है यहाँ पे, 9 तिया 27 से 2 29, फिर 2 बचा आपका, और 7 21 से 2 23। अब यहाँ डबल 2 अंक के बाद पॉइंट था तो 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, यानी कि 239.70, 239.70, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बढ़िया सवाल था, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। समझ गए बात को? क्या करें हम कि डिस्काउंट दिया था, 2 क्रमिक छूट था, उसका सक्सेसिव डिस्काउंट निकाले। अब सक्सेसिव डिस्काउंट का एक जो क्रमिक हमको डिस्काउंट मिला उसको अगर देखते हैं माइनस करते हैं 100 में से, तो देखिए कितना हमारा आया सर? तो 79.90 एसपी का मान आया। सी अब हमारा मार्क प्राइस का मान दिया हुआ था 100% का, निकालना कितना का था? 79.90 का मान निकालना था। चलिए अब अगला सवाल।
चलिए कीजिएगा। किसी राशि पर, पढ़िएगा सवाल, किसी राशि पर 7% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 700 रुपया है, तो मूलधन कितना होगा? देखिए अब मूलधन देखिए हमको पी पूछ रहा है, पी नहीं पता है, रेट कितना है, ठीक है। अब रेट देखिए यहाँ पे 7% है, उसके बाद टाइम कितना है सर, टाइम हमारा कितना है सर, 5 वर्ष है, ठीक है ना। और साधारण ब्याज एसआई दिया हो हमारा, एसआई हमारा हो गया आपका 700 रुपया। चलिए अब सब चीज दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है सर, मूलधन निकालना है। अब देखिए यहाँ पे सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि 7% है, 5 वर्षों तक ब्याज चल रहा है, 7% के रेट से 5 साल तक ब्याज चल रहा है, तो बताइए कितना ब्याज टोटल हुआ। देखिए 1 साल में 7%, 2 साल में कितना हो जाएगा, 7 से 14%, 3 साल में 21%, तो उसी प्रकार से 5 साल में कितना ब्याज, 35%। यानी कि साधारण ब्याज क्या हो जाएगा हमारा, तो साधारण ब्याज हो जाता है, ऐसा ही हमारा हो जाता है RT%, RT% हो जाता है। ऐसा क्या हो जाएगा हमारा सर, RT%। RT% कहने का मतलब क्या है कि आर कितना है सर, रेट कितना है 7%, तो 7 × T कितना है सर, 5 साल तक, यानी कि 35%, ठीक है ना, 35%। यानी कि RT% हम निकालने कितना है, 35%। यानी कि 35% क्या आ गया मेरे भाई, साधारण ब्याज आ गया। साधारण ब्याज हमारा 35% आया, 35% आया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सवाल में साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, 700 दिया हुआ है, यानी कि 35% हमारा 700 का मान है। हमसे पूछ रहा है कि मूलधन कितना होगा, तो ध्यान रखिएगा मूलधन जो है अपने आप में वो 100% होता है। क्या होता है सर, 100% होता है। तो यानी कहने का मतलब कि 700 जो है हमारा साधारण ब्याज था, हमारा 35% का मान है, तो हमें निकालना क्या है, मूलधन जो अपने आप में 100% होता है, तो 100% का मान निकाल दीजिए। यहाँ पे परसेंट से परसेंट खत्म, 35 दूना के 70, कितना बार 20 बार में कटेगा। अब 20 में 100 से गुना, 2 पर 3 0, यानी कि 2000 रुपया जो हमारा बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है, मस्त है, जबरदस्त है, बढ़िया तरीका था। अब पी गुने आज गुने टी बाबू बच्चा वाला काम था, वो नहीं करना है यहाँ पे। अब एसआई को बराबर में लेके चलिएगा, बहुत बकवास चीज होगा, एकदम शॉर्ट तरीका सीखिए। मूलधन हमारा अपने आप में 100% होता है, और जो एसआई हो गया क्या होगा सर, RT%। यही मिश्रधन का था तो क्या होता, 100 प्लस RT%, क्योंकि मूलधन और एसआई का दोनों का योग होता है, समझ रहे हैं ना, 100 प्लस RT%। तो यही हम कहना चाहते हैं आपको कि जब भी एसआई निकालने की बात कर रहा है तो RT% से लेके चलिए, क्योंकि 5 साल तक 7% तो कितना हो गया, 7×5 = 35%। तो 35% आपका एसआई के बराबर आया, एसआई हमारा 700 था, यानी कि 35% 700 के बराबर 100% का मान निकालना था हमें, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, बढ़िया जबरदस्त। आगे अब देखिए, 50,000 रुपया की राशि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2 वर्षों में 73,205 रुपया हो जाएगी, आपसे पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 50,000 की राशि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2 वर्षों में 73,205 रुपया हो जाएगी। देखिए ये हमारा क्या हो गया सर, ये हमारा मूलधन हो गया, राशि हो जाएगी 2 वर्षों के बाद, यानी कि 73,205 रुपया क्या होगा, मिश्रधन हो गया। ठीक है, यानी कि पी का मान, मिश्रधन का मान दिया हुआ है, हमारा ए का मान दिया, अमाउंट का मान दिया हुआ है, और टाइम हमारा 2 साल है। हमसे क्या पूछ रहा है सर कि रेट परसेंट क्या होगी, बताइए आप, रेट परसेंट पूछ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे 50,000 की जो राशि है भाई साहब, 50,000 की राशि जो है कितना हो जा रहा है, तो 73,205 रुपया हो जा रही है। कितना साल के बात करा सर, टाइम हमारा है 2 साल के। अब जब भी 2 साल के बात करें तो कुछ नहीं करना है, ये हमारा क्या था, प्रिंसिपल था, ये हमारा अमाउंट था। अब दोनों के बीच में जो आएगा हमारा सीआई रहता है, ठीक है, दोनों के बीच में हमारा सीआई रहता है, यानी कि 50,000 था और यहाँ कहता था 73,205 था। अब 2 साल की बात करें तो क्या करना है, अंडर रूट कर देना है सीधा, 2 साल के बाद क्या अंडर रूट करना है। अब 50,000 का अंडर रूट बताइए, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो यहाँ पे सीधा काट के देखिए, 5 से काटेंगे तो 10,000 बार में, 10,000 बार में अंडर रूट है तो अंडर रूटे रहेगा। यहाँ देखा जाए तो 5 से काटेंगे तो 5 × 5, ठीक है, यहाँ बच गया 2 23, तो 5 चौका 20, फिर 32 हो गया यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा 6 5 30, और फिर 5 चौका 20 और 5 एकम 5, यानी कि 146 41 आपका है, 146 41 आ गया। अब 10,000 किसका अंडर रूट होता है, पता होगा आपका, कितना, 1,000 का, है ना, नहीं,
10,000 जो है आपका 100 का अंडर रूट होगा, क्योंकि 4 जीरो है उसका 2 जीरो देगा। और यहाँ जो है 146 41 कितना होगा, 41 है तो कितना का आ जाएगा यहाँ पे 21 का 41 होगा, और 123 गुना के 46, यानी कहने का मतलब 121 का हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, अब 100 रुपया के था हमारा क्या प्रिंसिपल था, 121 रुपया हमारा अमाउंट आया, तो बताइए कि यहाँ पे सीआई कितना आया, आपका रेट कितना आया सर, तो रेट हमारा आ गया 21 रुपया का ब्याज कितना पे 100 पे, परसेंट के लिए 100 से गुना काटेंगे कितना जाएगा हमारा टोटल 21% ही आएगा, जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 100 रुपया मूलधन था, 121 रुपया मिश्रधन है। अब मिश्रधन में से माइनस कीजिएगा मूलधन को, तो कितना आएगा हमारा सीआई आएगा, यानी कि ब्याज आएगा। तो ब्याज कितना हमारा 21 आया, 21 रुपया के ब्याज कितना पे 100 पे, तो 100 पर 21%, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे है। अगला सवाल, अब देखिए बढ़िया सवाल है, देखिए मम्मी 15 घंटे में 75 केक बना सकती है। ठीक है, मम्मी 15 घंटे में 75 केक बना सकती है, बहन और मम्मी एक साथ मिलकर 20 घंटे में 120 केक बना सकती है। ठीक है ना, मम्मी और बहन दोनों साथ में जब मिल रही है तो 20 घंटे में 120 केक बना रही है। बहन 30 घंटे में सिर्फ कितना केक बनाएगी, अगर अकेले बहन की इफिशियंसी की बात करेगा तो कितना आएगा, कैपेसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए 15 घंटे में मम्मी, ठीक है, अब मम्मी की बात करते हैं, मम्मी जो है हमारा 15 घंटे में कितनी बना रही है केक, 75 केक। तो 1 घंटा में अगर पूछे कि 1 घंटा में कितना केक बना रही है, तो सर 1 घंटा में 15। ठीक है, 1 घंटा की एफिशिएंसी आ गया मम्मी के, कितना आ गया सर 5 केक। फिर पूछे आपसे कि मम्मी और कौन, बहन साथ मिलकर, यानी कि मम्मी प्लस बहन दोनों साथ मिलकर जो है हमारा 20 घंटे में, 20 घंटे में कितना केक सर, तो 120 केक, 120 केक। तो बताइए कि 1 घंटा में कितना केक, तो 6 केक। अब यहाँ पे एफिशिएंसी लिख लीजिए, मम्मी का कितना आ गया सर, तो मम्मी का एफिशिएंसी आ गया 5 केक पर घंटा, और मम्मी और बहन का जो हमारा एफिशिएंसी आ गया वो कितना आ गया 6 केक पर घंटा। चलिए अब एक एक नियम से यहाँ पे एक घंटा की एफिशिएंसी निकाल लिए हम लोग। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे मम्मी 5 बहन 6, बहन कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मम्मी प्लस बहन इक्वल टू कितना 6 है। मम्मी के इसमें कितना है सर, मम्मी के इसमें 5 है, अब बहन में लाना कितना है 6 है, तो बताइए कि बहन कितना रखेंगे, तो 1 रखेंगे, तभी ना 5 1 6 बनाएगा। बताइए इफिशियंसी देखिए, मम्मी का हमारा इफिशियंसी था कितना 5 था, और बहन का नहीं पता था, लेकिन हमारा सिर्फ मम्मी का पता है कि 5 है और दोनों का पता है कि 6 है, तो 5 में से कौन जोड़ेंगे कि 6 आएगा, तो 1 जोड़ेंगे, यानी कि बहन का एफिशिएंसी 1 घंटा में कितना आ गया 1 आ गया, यानी कि जो बहन है वो 1 घंटा में 1 केक बनाती है, 1 केक बनाती है। ठीक है ना, पूछ क्या रहा है सर कि बहन जो है 30 घंटे में कितना केक बनाएगी, तो बहन जो हमारा है 30 घंटे में कितने केक बनाएगी, तो 1 गुने 30 बराबर 30 केक, 30 केक, यानी कि 30 केक जो है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, बताइए, मस्त सवाल था, बढ़िया सवाल था। चलिए एक घंटा का एफिशिएंसी निकाल लेना है, उसके बाद यहाँ से आप निकाल सकते हैं बहन का निकाल के एफिशिएंसी आप 30 घंटे में बता सकते हैं कि कितना केक बनाएगी, 1 घंटा में 1 केक, तो 30 घंटा में 30 केक बना। चलिए अब यहाँ पे देखिए, पढ़िएगा, एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य पाइप पूरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। चलिए यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो हौज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है, ठीक है, तथा एक अन्य पाइप पूरे हौज को 18 घंटे में खाली कर रहा है। चलिए 2 गो पाइप लगा होगा, एगो 12 घंटे में टंकी को भर रहा है तो 18 घंटे में टंकी को खाली कर दे रहा है। बताइए 2 गो पाइप लगा है, बढ़िया है। अब देखिए मान लीजिए पहला पाइप ए जो है हमारा वो 12 घंटे में क्या कर रहा है, भर रहा है, तो बी जो पाइप है वो 18 घंटा में क्या कर रहा है सर, खाली कर रहा है। अब बताइए कि टंकी की कोई ना कोई क्षमता होगा, हमें टंकी के सबसे पहले क्या निकालना होगा, हमें कैपेसिटी निकालना होगा, क्षमता निकालना होगा, क्या होगा, तो बताइए 12 18 का जो हमारा कैपेसिटी होगा कितना होगा सर, 36 होगा। ठीक है, 12 18 के एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना आएगा 36 आएगा, तो इस हिसाब से हम क्या निकालेंगे, कैपेसिटी निकालनी है। 36 टोटल हमारा, मान लीजिए 36 लीटर अगर टंकी में पानी अटता है तो 12 घंटे में कितना लीटर भरेगा बताइए, तो 3 लीटर पर घंटे की रफ्तार से। 18 घंटे में 36 लीटर भरेगा तो 1 घंटा में कितना, तो 2 लीटर। चलिए ये 1 घंटा का एफिशिएंसी में निकाल लिए, यानी कि ए जो है अगर 1 घंटा में 3 लीटर भर रहा है तो बी उसको 2 घंटा में खाली कर दे रहा है। बताइए 3 घंटा में ए जो है उसको भर रहा है तो 2 घंटे में 1 घंटे में 2 लीटर पानी क्या बी खाली कर रहा है, समझ रहे बात को।
चलिए अब 3 भरा आ रहा है, 2 खाली हो रहा है। 3 भरा आ रहा है 1 घंटा में, 1 घंटा में 3 भरा आ रहा है और 2 खाली हो रहा है, तो कितना का वहाँ पे 1 लीटर पानी बच रहा है? 1 घंटा में कितना लीटर पानी बच रहा है? 1 लीटर पानी बच रहा है। यानी कहने का मतलब कि 3 भर रहे हैं और 2 निकाल रहे हैं, तो 1 घंटा में 1 लीटर पानी बच रहा है। तो 1 घंटा में 1 लीटर पानी भरा रहा है, तो 36 लीटर पानी को भरने में 1 के रफ्तार से कितना घंटा लग जाएगा सर? तो 36 घंटा लग जाएगा हमारा यहाँ पे। तो 36 घंटा ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? समझे बात को? देखिए अब यहाँ पे समझिए कि 3 के रफ्तार से भरा रहा है, 2 के रफ्तार से खाली हो रहा है, यानी कहने का मतलब कभी भी 1 के रफ्तार से ही सिर्फ भरा रहा है। अब 1 के रफ्तार से 36 लीटर टंकी को भरने में कितना देरी? तो 36 घंटा। चलिए अगला बताइए। चलिए पढ़िएगा। 2.8 घंटों में 315 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मीटर पर सेकंड में कार की औसत गति क्या होनी चाहिए? चलिए अब 2.8 घंटों में 315 किलोमीटर कोई दूरी तय कर रहा है, कोई कार होगी तो तय कर रही है, वो पूछ रहा है कि मीटर पर सेकंड में अगर उसका देखा जाए तो कितनी औसत गति होगी पूछ रहा है। अब देखिए अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि अच्छा स्पीड बराबर क्या होता है? यानी कि 4 बराबर होता है दूरी बटा समय, डिस्टेंस बटा टाइम। अब देखिए यहाँ पे दूरी कितना है सर? तो डिस्टेंस हमारा 315 किलोमीटर है, ठीक है। और टाइम कितना है सर? तो 2.8 घंटा, ठीक है। अब 2.8 घंटा हो गया। अब पूछ क्या रहा है सर कि मीटर पर सेकंड में उसका कार के औसत गति बताना है। मीटर पर सेकंड हमको जाना है, यहाँ पे था किलोमीटर पर घंटा में। अब किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए क्या करेंगे सर? तो 5/18 से गुना कर देंगे, तो 5/18 से गुना कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको पॉइंट को हटाते हैं तो ऊपर में क्या देगा? हमको 10 देगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इसको काटिए तो 9 दूना के 18 का कटेगा, 9 से काटेंगे तो 9 तिया 27 और 9 पचे 45। 7 से अगर काटते हैं तो 7 चौक 28 और 7 पचे 35। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब 2 से इसको काटते हैं तो 5 दूना के 10। अब कुछ नहीं कटेगा तो ऊपर कितना गया सर? 50 25 और 125 बट्टा हमारा 4 आ गया, 125 बट्टा 4 आ गया। अब 4 तिया 12, ठीक है, और 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4, अब पॉइंट 4 दूना के 8 अब 5, 31.25 मीटर पर सेकेंड होगा यहाँ पे इसका करेक्ट उत्तर। कोई दिक्कत नहीं है, 31.25 31.25 मीटर पर सेकंड होगा इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे इसका नहीं दिया हुआ है, रॉन्ग ऑप्शन है, किसी को बना लेते हैं यहाँ पे। चलिए सी जो है इसको काट लीजिए, अब सी को लिखिए यहाँ पे 31.25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन पे नहीं जाइए, करेक्ट बनाया हुआ उस पे जाइए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। मीटर पर सेकंड में गए 5/18 से गुना किए हम, तो हो सकता है यहाँ पे टाइप मिस हो गया होगा। तो कितना है हमारा? 31.25 मीटर पर सेकंड कार की औसत गति यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर है? चलिए अगला सवाल, चलिए भाई बताइएगा, पढ़िए सवाल को। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलकर एक खंभे को 25 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस गाड़ी की लंबाई कितनी है? रेलगाड़ी की लंबाई आपसे पूछ रहा है और हमारा दिया क्या है सर कि 36 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार है। चलिए स्पीड कितना है सर? 36 किलोमीटर पर घंटा। टाइम कितना है सर? 25 सेकंड, 25 सेकंड, ठीक है। गाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, तो गाड़ी की लंबाई बताइए, कि ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है कि ट्रेन की लंबाई हमारा क्या होगा, हमसे पूछ रहा है, बताइए। अब जब भी ऐसा केस आए कि खंभे को पार करती है ट्रेन, जब भी खंभे को ट्रेन पार करे ना सर, तो वो अपनी खुद की लंबाई को पार करती है, यानी कि ट्रेन की लंबाई बराबर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है चाल गुने समय, यानी कि स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितना है नहीं पता है, यानी कि डिस्टेंस हमारा क्या है? ट्रेन की लंबाई के बराबर, तो ट्रेन की लंबाई हमें निकालना है, तो चाल कितना है सर? 36 किलोमीटर पर घंटा है। और टाइम हमारा क्या है सर? तो 25 सेकंड में दिया हुआ है, टाइम हमारा 25 सेकंड में है, तो किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो इसको क्या करेंगे सर? तो 5/18 से गुना और इन टू टाइम कितना है सर? तो 25 सेकंड टाइम है।
अब देखिए 18 दूना का 36 काटेगा, 5 दूना के 10 में 25 से गुना, यानी कि ट्रेन की लंबाई मेरा कितना आएगा सर, तो 250 क्या आएगा, मीटर आएगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड में चेंज किए थे। तो ट्रेन की लंबाई मेरा कितना आएगा, 250 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, बढ़िया सवाल था। चलिए, सिर्फ ध्यान देना है किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है 25 सेकंड में और हमको निकाला भी है मीटर में। चलिए अगला सवाल, चलिए बनाइएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे 2 किलोमीटर पर घंटे की गति से बह रही एक सरिता में एक मोटर बोट 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह कहने का मतलब क्या है कि जिस दिशा में हमारा धारा है उसी दिशा में चल रही है बोट भी, ठीक है, और 55 मिनट में वापस आरंभिक स्थल पर आ जाती है। चलिए, वो जाके भी वापस आ जाती है, कितना है, 55 मिनट में वापस आ जाती है। तो स्थिर जल में बोट की चाल बताएं। सबसे पहले देखिए कि मोटर बोट जो है 10 किलोमीटर जा रही है धारा के विपरीत दिशा में, तो उसको आने जाने में कितना, 5 मिनट का टाइम लग रहा है, यानी कहने का मतलब कि 10 किलोमीटर जा रहा होगा तो 10 किलोमीटर उसको आने में भी लगा होगा दूरी, ठीक है। जहां से प्रारंभिक स्थान 10 किलोमीटर दूरी पर गया होगा तो वहां से प्रारंभिक स्थान आने पर उसको 10 किलोमीटर की दूरी तय करना होगा। यानी कि देखिए कि हमारा 2 किलोमीटर पर घंटा क्या है, हमारा जो बह रही है धारा की गति है। तो धारा की गति मान लीजिए कि हमारा कितना है सर, धारा की गति हमारा हो गया 2 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, धारा की गति, ठीक है ना, धारा। अब बोट को हमको नहीं पता कि क्या होगा, तो बोट की गति मान लिया कि x किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। अब बोले कि धारा के जैसे सापेक्ष जाएगी तो क्या होगा, दोनों का चाल जुट जाता है, और धारा के जो विपरीत दिशा में जाएगी तो दोनों की चाल घट जाता है। अब देखिए सबसे पहले 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर की दूरी को बात करते हैं हम कि तय करेगी धारा की दिशा में, तो क्या हो जाएगा सर, तो x+2, ठीक है, x+2 हो जाएगा, क्योंकि धारा की दिशा में दोनों का चाल जुट जाता है। और प्लस आने जाने में टोटल कह रहा है, तो आने में अभी कितना समय लगेगा, तो धारा की विपरीत दिशा में आएगी, यानी कि x-2 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है ना। चलिए, अब टोटल समय कितना लग रहा है सर, तो 55 मिनट, तो 55 मिनट लग रहा है यहाँ पे, किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है, तो समझ सकते हैं आप कि 55 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक। अब यहाँ देखिए a+b × a-b, यानी कि x² - b² कर दिए। अब यहाँ 10 × x-2 प्लस 10 × x+2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तब समझ रहे हैं आप लोग, है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब बराबर काटेंगे तो 11×5 = 55 और 12×5 = 60, यानी कि 11/12 हमारा आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, गुना कीजिएगा तो 10x - 20 प्लस 10x+20 बराबर 11/12। अब देखिए -20 से +20 खत्म हो जाएगा, यानी कि 10 कितना हो गया, तो 20x गुने यहाँ 12 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 12 बराबर 11x² - 44। इतना समझ में आ रहा है। अब 12 दूना का 24 है, 240x बराबर 11x² - 44 हो गया। यहाँ पे इतना समझ में आ रहा है सभी को, क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं हम अब समझिए यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में लिखते हैं तो क्या होगा, हमारा 11x² - 240x - 44 0। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम देखें कि इसको तोड़ेंगे गुणनखंड में, तो यहाँ अगर गुना करेंगे तो कितना 484 आएगा, यानी कि अगर इसको तोड़ते हैं तो 11x² - 242x और प्लस 2x - 44 बराबर 0, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ तोड़ेंगे तो देखिए 242 तो 484 हो जाएगा, क्योंकि ये गुना हो जाता है आपका, और यहाँ पे अगर घटाएंगे तो 240x दे देगा हमारा, यानी क्लियर है। अब 11x यहाँ से कॉमन लेते हैं तो कितना आएगा, x - 22, और यहाँ पे अगर +2 कॉमन लेते हैं तो कितना जाएगा, x - 22। अब एक आया 11x + 2 = 0, ठीक है, एक आया हमारा x - 22 = 0।
तब यहाँ पे तो इक्वल टू 0 होगा, कोई फायदा नहीं है। तो x बराबर कितना है यहाँ पे माइनस में, तो प्लस में देगा, यानी कि 22 आया हमारा। के हम माने थे x का मान 22, यानी कि 22 किलोमीटर पर घंटा जो हमारा है बोट की चाल आ जाएगी यहाँ पे। तो 22 किलोमीटर पर घंटा जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़िया सवाल था, शानदार सवाल था, जबरदस्त सवाल था। आगे अगला सवाल, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 39 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं का अंतर 21 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब देखिए, ऐसा सवाल करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आपको इसमें शानदार कुछ अप्रोच लगाना होगा, कुछ सोचना होगा इसके बारे में, ठीक है। नहीं तो ऐसा कीजिएगा एक्स वाई मान के, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा बाबू, ठीक है। केंद्र हाइपोटेनस है, ये सब पूरा मैंने समझिए कि बहुत ज्यादा आपको टाइम लग जाएगा यहाँ पे। एंगल बना के कर्ण स्क्वायर में भुजा स्क्वायर कीजिएगा। तो सबसे बढ़िया देखिए क्या करना होगा हमें, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 39 सेंटीमीटर है। अब सोचिए कि 39 सेंटीमीटर है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि 3 का मल्टीपल इसमें है, ठीक है ना। 39 जो है 3 का मल्टीपल है, तो आपको ट्रिपलेट्स याद रहना चाहिए थोड़ा सा। देखिए एक ट्रिपलेट होता है आपका 2 3 5 होता है, 2 3 5 ट्रिपलेट होता है, पता होगा आपको, ठीक है ना। 2 3 5 जो है हमारा क्या होता है सर, ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट होता है। अब यहाँ से कीजिएगा ना, ट्रिपलेट ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट, चलिए ट्रिपलेट्स, ये हमारा जानकारी है ना बहुत, जैसे 2 3 4 हुआ, 4 6 10 हो जाएगा आपका, 5 12 13 होता है, 10 24 कितना 26 होता है। तो इस तरह का फिर होता है 12 15 17 होता है। तो ट्रिपलेट याद रखना बहुत जरूरी है यहाँ पे। देखिए कर्ण कौन क्या होता है, कर्ण बताइए, कर्ण होता है, देखिए यहाँ पे कर्ण देखा जाए तो कितना है, 39 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें हम, अच्छा 39 है, तो 39 अच्छा ठीक है, एक ट्रिपलेट हो गया। एक ट्रिपलेट लिखते हैं कि 5 12 13 लिखते हैं, दो ट्रिपलेट हम लिखे हैं, हमें देखिए 2 ट्रिपलेट लिखे हैं, एक 2 3 5 1 5 12 13। अब 39 हमारा कर्ण है, तो सबसे बड़ा कर्ण कौन होता है इसमें, ई में 5 हो गया कर्ण, और ई में कर्ण कौन है सर, 13 हो गया कर्ण, क्योंकि सबसे बड़ा क्या होता है हमारा, कर्ण होता है। अब बताइए कि 5 वाला के कंपेयर 39 के साथ हो सकता है, कभी भी कर्ण के साथ नहीं हो सकता है, लेकिन 13 वाला कंपेयर हो सकता है 39 का 3 बार में। यानी कि जो कर्ण हमारा यहाँ है, हमारा कितना है सर, 39 है, 39 है, कितना गुना सर, 3 गुना, तीन, दोनों भुजाओं का 3 गुना करते हैं तो 5 15 हो गया, और 12 से कितना हो गया हमारा, 36 हो गया, ठीक है 36 हो गया। यहाँ 15 या 36 आया, यहाँ 39 आ गया। अब आप बताइए कि अन्य दो भुजाओं का अंतर कितना का है, 21 सेंटीमीटर। देख लेते हैं कि अन्य दो भुजाओं का अंतर 21 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। घटाएंगे, एक आ गया, यहाँ 2 आ गया, यानी कि 21 आ रहा है। यानी कि कुल मिलाकर हमारा 15 36 जो है, बिल्कुल हमारा जो दो भुजाएं आ गया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो त्रिभुज का आप क्या निकाले, क्षेत्रफल निकाले। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार कितना हो जाएगा सर, 15 हो जाएगा, और ऊंचाई कितना है, कर्ण सो के मतलब नहीं है, ऊंचाई कितना है 36 है, तो गुने 36 कर लेंगे। काटेंगे 2 से, कितना हो रहा है 18 बार में, और 18 या 15 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 90, 0 18 का 18 27, यानी कि 270 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, स्मार्ट अप्रोच बनाने के लिए, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान देना होगा यहाँ पे कि कुछ नहीं किए, थोड़ा ट्रिपलेट याद रहेगा, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे। अब ऐसे एक माने कीजिएगा तो आपको ही लगाना पड़ेगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो एकदम आराम से कर सकते हैं सवाल को 2 मिनट में, 2 सेकंड में। चलिए अगला, अब पढ़िए सवाल को, जबरदस्त सवाल है ये भी। देखिए समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की एक भुजा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा ए डी बराबर 16 सेंटीमीटर है, तो भुजाओं ए बी तथा डी सी की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो तदनुसार ए डी तथा बी सी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। समानांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है, तो हम देखते हैं, एक सेकेंड, चलिए समानांतर चतुर्भुज को ले लेते हैं। अगर देखा जाए, चलिए ये क्या हो गया, हमारा समानांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है। अब इस पे को नामकरण हम कर देते हैं, अगर नामकरण करते हैं तो क्या हमारा है सर कि ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी, ठीक है ए बी सी डी। अब ए बी सी डी तो लिख दिया, अभी ए बी बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर, ए बी हमारा कितना है सर 24 सेंटीमीटर। और देखा जाए तो हमारा ए डी कितना है 16 सेंटीमीटर, ए डी कितना है सर 16 सेंटीमीटर। चलिए अब हमारा लंबाई दिया हुआ है कुछ की, क्या आप देखिए यहाँ पे देखा जाए तो ए डी 16 और भुजाओं ए बी तथा डीसी की दूरी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। ए बी डी सी की दूरी, ए बी और डीसी की दूरी हमारा जो 10 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से आएगा ये कितना है सर 10 सेंटीमीटर है। इसको मान लीजिए कि ई है, ठीक है, डी हो गया हमारा। फिर पूछ रहा है कि ए डी तथा बी सी भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि ए बी
एडी तथा बीसी, एडी और बीसी के बीच की हमारा क्या पूछ रहा है सर कि भुजाओं के बीच की लंबाई ज्ञात करें, तो यानी कि हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आराम से बना सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है हमको, देखिए अब ए बी हमारा 24 है, चलते हैं चतुर्भुज ए बी सी में, चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज ए बी सी में, ए बी सी डी में, ए बी सी डी में चलते हैं तो हमारा क्या है सर कि ए बी बराबर 24 है, तो ए बी किसके बराबर होगा सर, डी सी के बराबर होगा, तो ए बी बराबर डी सी बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ए डी कितना है 16 सेंटीमीटर, ए डी 16 है तो ए डी किसके बराबर, इसके बराबर होता है, ये दोनों इसके बराबर होता है, तो ए डी हमारा बी सी के बराबर, ए डी बराबर बी सी बराबर कितना है सर, तो 16 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिया क्या है हमारा कि डीई का लंबाई 10 है, डीई का लंबाई हमारा 10 सेंटीमीटर है, पूछ क्या रहा है, निकाल देना है, हमसे पूछ रहा है सर कि एडी और बीसी के बीच की दूरी बताइए क्या होगा, मान लीजिए एफ है तो डीएफ का मान हमसे पूछ रहा है, मान लीजिए कि डीएफ का मान हमारा है, ये कहना 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है मान लीजिए। अब चलिए अगर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से चलते हैं हम, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर क्षेत्रफल निकाले, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले, एरिया निकाले, तो क्या हो जाएगा सर, एरिया हो जाएगा हमारा ए बी गुने डी ई, हाइट हो जाएगा ए बी गुने डी ई, तो कितना आ जाएगा सर, ए बी कितना हमारा 24 है, 24 है, अब ए डी कितना है 10 है, यानी कि 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आ गया 240। अब इस भुजा से अगर क्षेत्रफल निकाले तो कितना आ जाएगा सर, इस भुजा से क्षेत्रफल निकाले तो हम कितना आ जाएगा, एडी एडी गुने डी एफ, तो डी एफ का मान कितना है, एक्स है, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, अब एडी का मान कितना है, डी का मान 16 है, तो 16 गुने एक्स बराबर कितना आ गया 16 एक्स। अब दोनों क्षेत्रफल तो बराबर होगा यहाँ पे, ठीक है, दोनों क्षेत्रफल को बराबर करेंगे हम तो 16 एक्स बराबर कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा, 16 एक्स बराबर कितना आ जाएगा सर 240 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, यानी कि दोनों क्षेत्र को बराबर करने पर तो 16 एक्स बराबर कितना आ गया 240 आ गया, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 240 बटा 16, तो काटेंगे इसको तो 16 एक 16 16 25 यानी कि 15 सेंटीमीटर जो है आपका एक्स की लंबाई आ जाएगा, जो कि हम डीएफ माने थे, तो कितना आएगा सर 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर देख सकते हैं कि ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी में है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, बढ़िया सवाल था, जबरदस्त सवाल था, शानदार सवाल था, ठीक है ना। चलिए बढ़िया है, समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल, पढ़िएगा सवाल को क्या, देखिए यहाँ पे, एक ठोस घन जिसका प्रत्येक सतह विकर्ण 128 √2 है सेंटीमीटर है, ठीक है, को घनाभ बनाने के लिए मोल्ड किया जाता है, यानी मोल्ड किया जा रहा है, यानी कि क्या उसको मोड़ा जा रहा है, मोड़ के बनाने की बात कर रहा है, तो घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 512 सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर, घनाभ की ऊंचाई बताइए। देखिए कभी भी आपको कहे कि किसी चीज को घन को गला कर करने की बात कर रहा है, घन को मोड़ कर बात करने का कर रहा है, चाहे शंकु को गला कर एक गोला में ढाला जा रहा है, जब भी ऐसा बात है हमेशा ढालने की बात, तो कुछ नहीं करना, दोनों को आयतन को बराबर कर देना है, दोनों के आयतन को बटा भी कर सकते हैं, बराबर भी कर सकते हैं, रेशे भी कर सकते हैं, बात बराबर यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जिसका घन जो है हमारा विकर्ण कितना है सर, तो घन का जो हमारा है 2 गुने भुजा, अब यहाँ कितना है सर 128 √2 बराबर 2 √a है, ठीक है, ये नहीं होगा, √2 गुने भुजा होता है, सॉरी यहाँ √2 गुने भुजा होगा भाई, उल्टी लिखा गया है, √2 गुने भुजा होता है, √2 गुने भुजा, अब यहाँ √2 गुने भुजा करते हैं, ए करते हैं तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा, तो भुजा कितना आ गया हमारा ए बराबर आ गया 128 सेंटीमीटर। अब घन के आयतन को गला के कह रहा है किसमें बनाने के लिए, घनाभ में बनाने की बात कर रहा है, तो क्या बोले कि दोनों के आयतन को सीधे काट पीट कर दीजिए बराबर में, चलिए बात बराबर है, तो घन के आयतन हमारा जो है कितना हो जाएगा सर, अब घन के आयतन करें तो 128 गुने 128 गुने 128 होगा, क्योंकि भुजा क्यों होता है, बट इसको बनाने की बात कर रहा है घनाभ को, तो घनाभ के हमारा जो आयतन होगा क्या होगा एल गुने बी गुने एच, लंबाई कितना है 512 गुने चौड़ाई कितना है सर 160, और ऊंचाई नहीं है वही ऊंचाई निकालना है। अब यहाँ पे देखिए
इसको काटेंगे तो 128 से 4 बार में, 4 से इसको काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 दूना के 8, 32 से इसको काटेंगे तो 5 बार में। अब 128 बटा कितना आ गया, 5 आ गया। अब जब भी आपको डिवाइड करना हो 5 से तो कुछ नहीं करना है, संख्या को डबल कीजिए। 128 का डबल कितना होगा, 256 होगा। अब पीछे से एक पॉइंट बैठा दीजिए, यानी कि 25.6 सेंटीमीटर जो है आपका बिल्कुल हाइट जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे है। यहाँ हो जाएगा घन का आयतन, घन का वॉल्यूम बटा घनाभ का वॉल्यूम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्लियर है, समझ गए। घन के विकर्ण से हम घन के भुजा निकालेंगे, घन के भुजा के बाद दोनों का आयतन को हम बराबर कर देंगे, आपका सही उत्तर आ जाएगा। अगला, कोसेक 5 पाई बटा 3 का क्या मान होगा, हमसे पूछ रहा है। चलिए, अब कोसेक जो है हमारा क्या है सर, 5 पाई बाई 3 का मान। यहाँ पाई का मान क्या हो सकता है बताइए, पाई का मान कितना होता है सर, 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है। अब कोसेक 5 पाई यानी कि कोसेक कोसेक 5 पाई बटा 3, तक कोसेक लिख दिए। अब 5 पाई मतलब 5 बटा 5 गुने 180 बटा 3, गुना करेंगे तो 60 बार में, और 60 पर 300 हो गया, यानी कि कोसेक 300 डिग्री हो गया। अब कोसेक 300 डिग्री को क्या लिख सकते हैं सर, तो कोसेक 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 360 डिग्री पे एंगल चेंज होता है, नहीं होता, सिर्फ माइनस होता है, तो माइनस कोसेक कोसेक 60 डिग्री। ठीक है ना, साइन चेंज हो जाता है आपका सिर्फ। ठीक है ना, अब एंगल आएगा तो यहाँ 60 डिग्री आएगा। देखिए 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉस थीटा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस कॉसेक था तो माइनस कॉसेक थीटा होगा, थीटा का जगह कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री लेके अब माइनस कॉसेक। अब देखिए कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है बताइए, कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन 60 का मान कितना होता है बताइए, साइन 60 का मतलब √3/2, तो √3 बटा साइन के उल्टा होगा कौन, कॉसेक, तो कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस में है कॉसेक, तो अगर प्लस में निकाले हम कॉसेक का मान, तो कॉसेक कॉसेक बराबर कितना हो जाएगा, -2/√3 हो जाएगा। अब -2/√3 देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या रखना है सर, यहाँ पे पाई का मान 180 लेके चलना है। पाई का मान 180 लिखिए, कितना आ जाएगा, कोसेक 300 थीटा आ जाएगा। 300 थीटा क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री माइनस थीटा होता है ना, और 360 पे क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, यानी कि माइनस हो जाता है, तो माइनस लिख लिए। अब थीटा का जगह कितना 60 डिग्री था, कोसेक 60 का मान कितना हो जाएगा, साइन के 60 के उल्टा होगा। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, तो कोसेक उसका उल्टा है, तो 2/√3 हो गया, तो माइनस में था तो माइनस में कर दिए। चलिए अगला सवाल। चलिए देखिए, बोर्ड मास का सवाल है। देखिए, 2 का 14/7 × 3 प्लस एक 44/11 × 8 माइनस 12 × 9/3 का मान क्या होगा, बोर्ड मास का सवाल है। चलिए सबसे पारा पारा यूज करते हैं इसको। 2 का मीन्स 2 × 14/7 यानी कितना आ जाएगा, 2 प्लस और गुने ना 3 गुने 3 है ना। एक मिनट रुकिएगा। अब देखिए यहाँ पे हो गया ये हमारा, पोस्ट बात करते हैं प्लस। अब 44 है, कितना है 11/44, तो गुना अगर करेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 गुने हमारा कितना 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हमारा माइनस है। अब देखिए 12 गुने 9 में 3 से डिवाइड 3 करेंगे, यानी 12 गुने 3। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए 2 दूना के 4 तिया 12 प्लस 8 चौका 32 माइनस 12 तिया 36। अब 32 में अगर 12 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, सॉरी 44 आ जाएगा। तो 44 माइनस कितना आएगा 36, यानी कि 8। जो 8 आपका जो आएगा बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा कितना है, ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर है, बढ़िया जबरदस्त। आगे चले, अगला सवाल। देखिए पढ़िएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा संख्याओं 1657 और 2037 2037 और 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष रहे। चलिए, कोई संख्या बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, ये तो पता है कि इसी में से कोई चार होगा भाई साहब।
ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें से, चारों में से कोई होगा। लेकिन बोल रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1657 20,037 सॉरी 2037 को भाग देने पर 6 तथा 5 शेष बचे। अच्छा ठीक है, 5 और 6 शेषफल बच रहा है, यानी कहीं ना कहीं पूरी पूरी तरह से भाग लगाने के बाद बच रहा है। अगर पूरी से पूरी भाग लगाना चाहे तो हमको शेष को खत्म करना होगा। क्या करना होगा? शेष को खत्म करना होगा। देखिए शेष जो आ रहा है हमारा फालतू है ना बचता है। जैसे हम कहें आपके, चलिए 2 में 7 से भाग दीजिए, 2 तिहाई 6, कितना आ गया? 1 आ गया, 1 आ गया। 1 जो आ रहा है हमारा शेषफल आ जा रहा है, ठीक है। अगर 7 में अगर डिवाइड करें किसी संख्या से 2 से, तो 1 हमारा शेषफल आ रहा है, यानी कि फालतू आ रहा है। अगर 7 में से 1 घटा दे कितना बचा? 6 बच गया। अब 6 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 बार में ना कट जाएगा, बताइए। तो कहने का मतलब ये कि शेषफल जो है हमारा क्या आ रहा है? बेसी आ जा रहा है। वो फालतू चीज है, तो फालतू चीज है सबसे पहले उसको हटाएंगे तो हमारा बराबर कट जाएगा, जैसे अभी कटा। तो कितना है सर? 1657 था, दूसरी संख्या कितना था? तो 2037 था। अब इसको डिवाइड करें तो कितना सबसे बचा? 6 बच रहे हैं कि 6 घटाइए, कोई फायदा नहीं है। तो 1651। इसको अगर हम घटाते हैं तो 5 फालतू है, तो 5 घटाइए कितना आएगा? 2032। ठीक है ना, 2032 आ रहा है, यहाँ 1651 आ रहा है। अब बड़ी से बड़ी जब भी संख्या बात करें करने का, ये जो संख्या है ना हमारा, कोई भी नंबर है उससे पूरी तरह से कट जाएगा। जो बड़ी से बड़ी संख्या आएगा इसको दोनों को काटने वाला। तो बड़ी से बड़ी संख्या जैसे ही बात करें हमें, तो क्या करना है? दोनों का एचसीएफ निकालना है। अब दोनों का एचसीएफ निकालिए, कितना आएगा सर? अगर घटाते हैं तो 2 में से 1 गया आपका, 1 आ गया, 3 बचा। अब 3 में से 5, 13 में से 5 का कितना बच गया? 8 बच गया। यहाँ 9, 9 में से हो गया, यहाँ पर 3 आ गया, यानी 381 आ रहा है। तो बड़ी से बड़ी जो संख्या हमारा 381 है, जो कि ऑप्शन में भी नहीं है। और अगर देखा जाए 381 जो आ रहा है, तो क्या जो भाग देने पूरी पूरी काटे, तो 381 को काट रही है, बताइए काटेगा? इसको काटेगा? बताइए, चेक करके देखिए। 381 को काटती है तो बढ़िया है। 36, 18, 25, 15, 5 से कम 5 नहीं कटेगा। यहाँ देखा जाए तो 2 बार में यही नहीं कटेगा, यानी कि हमारा जो हमारा 381 आ रहा है, अभी ये वैल्यू नहीं कट रहा है किसी भी संख्या से। ठीक है, तो 381 नहीं काटा तो क्या करेंगे भाई? तो अभी आप देखेंगे, हम इसको तोड़ेंगे भी। इसको अगर तोड़ते हैं अभी हम 381 को, तो कितना बार काटेंगे? तो 3 गुने 127 बार में, 3 गुने 127 बार काटेंगे हम, 3 गुने 127 बार में। तो 3 से पहले चेक करेंगे, 127 से पहले चेक करेंगे। हम एचसीएफ की बात कर रहे हैं तो यानी कि बड़ी वैल्यू से चेक करना है। तो 127 अगर चेक करते हैं हम इसको, तो 127 से चेक करते हैं तो 70 21, यानी कि 13 बार में कट जाएगा। ठीक है, 127 से जो हमारा 13 बार में यहाँ पे कट जाएगा लगभग। ठीक है ना, कटेगा ना? देख लीजिए, कट जाएगा। यहाँ देखा जाए तो कितना बार? 16 बार में कट जाए, यानी कि ये जो है इसको भी काट रहा है, ये जो है इसको भी काट रहा है, यानी कि एचसीएफ जो हमारा आएगा दोनों का, यही आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों को काट देगा। यानी कि 127 जो है आपका बिल्कुल जो है ऑप्शन नंबर ए में है, वही सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस सवाल जैसे भी ऐसे पूछे कि इसको डिवाइड करने पर इतना शेष बच रहा है, इतना भाग करने पर बच रहा है, तो सीधा पर इसको घटाइए शेषफल को। शेषफल को घटा के जो नंबर आएगा, समझने वाली बात है कि जो शेषफल वो फालतू नंबर है, जो घटा के आएगा वही हमारा डिवाइड पूरी तरह से होगा। जो पूरी तरह से डिवाइड होगा वैल्यू, उसके दोनों के बीच क्या करना है? एचसीएफ निकालना है, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या कर रहा है, छोटी से छोटी संख्या कहता है हम एलसीएम निकाल लेते हैं। क्लियर है? चलिए आगे, अब पढ़िएगा। पढ़िए, 3 संख्याओं का अनुपात 3:6:8 है। यदि गुणनफल उनका दिया हुआ है कि 9216 है, तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। चलिए, तीनों संख्या क्या है सर? पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। ठीक है, तीनों का रेशियो कितना है सर? तो 3:6:8 है। अब तीनों का अनुपात दिया हुआ, मान लिया कि तीनों के साथ में एक्स लगा लेते हैं, एक्स एक्स एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों का गुणनफल कितना दिया हुआ सर? तीनों का गुणनफल अगर निकालते हैं 8 छक 48 तिहाई 144, 144 हो गया, गुना करेंगे तो अब एक्स 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 यानी कि एक्स क्यू बराबर गुणनफल कितना बड़ा दिया हुआ? 9216 दिया हुआ है। इतना समझिए पहले, इतना समझिए, किसी को दिक्कत है? तीनों संख्या जो था इसको सिर्फ एक से एक्स लगा लिए, ठीक है। डायरेक्ट कंपेयर नहीं करना चाहिए, जब भी रेशियो में है तो उसको कोई डिजिट के साथ अति करना चाहिए, अल्फाबेट के साथ। जैसे एक्स 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 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीनों गुना किए तो हमारा कितना है? गुणनफल दिया हुआ है 144 आया। एक्स 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 को 3 बार गुना करेंगे तो एक्स क्यू देगा। 144 एक्स क्यू बराबर कितना आ गया? 9216 आ गया। अब एक्स क्यू का मान बताइए, एक्स क्यू का मान निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या करना होगा हमको बताइए? एक्स क्यू का मान निकालना है तो क्या होगा? 9216/144। अगर इसको काटते हैं तो 4 चौका 16 और 4 चौका 56,
14 छक 84, यानी कि लगभग 64 बार में आपको कटेगा। ठीक है, 64 बार में कट ही जाएगा, लगभग क्या कट ही जाएगा। अब एक्स क्यू बराबर कितना है, 64 आया, तो एक्स का मान कितना आएगा, तो क्यू रूट कितना 64। अब क्यू रूट 64 यानी कि एक्स बराबर कितना 4 आ गया। अब x बराबर 4 आ गया, तो सभी संख्याओं का क्या पूछ रहा है कि योगफल बताइए, तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। अब तीनों संख्याओं का योग बताइए कितना होगा, तीनों को जोड़िए, 6 3 9 8 17x, 17x आया हमारा तीनों संख्या का योग। अब 17x आया, जो 17 गुने x, x का मान कितना है 4 है, तो 4 लिखेंगे। अब 17 में 4 से गुना कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा, जो 68 आ गया ये आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है 68। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, 68 जो है बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। 3 6 8 आपका गुणनफल था, गुणनफल से कंपेयर कीजिए, उसके बाद जोड़ के आप x का मान बैठा दीजिए। क्लियर है, बढ़िया सवाल था, जबरदस्त सवाल था। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, पढ़िएगा। चलिए देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, रंजना और सपना की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। 11 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 है, तो रंजना की वर्तमान आयु क्या होगी। रंजना और सपना की बात करें, लिखिए रंजना, रंजना, ठीक है, और सपना। चलिए स्पेलिंग पर नहीं जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम इंग्लिश के टीचर तो हैं नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, रंजना सपना का अनुपात कितना है आयु का, 7:5 है, 7:5 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है सर, प्रेजेंट की बात कर रहा है। अब वर्ष 11 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:3 है। 11 वर्षों के बाद कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। 11 वर्षों के बाद करें, यानी कहने का मतलब 11 वर्ष तक डिफरेंट हो गया यहाँ पे, 11 वर्ष, ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ देखा जाए तो कितना है सर, 5 से 3 2 का आ रहा डिफरेंस। अब यहाँ 7 से 4 3 का आ रहा है, ये कभी नहीं संभव है। जब भी आएगा तो दोनों जगह सेम आना चाहिए, क्योंकि 11 वर्ष की बात कर रहा है। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे सर, कि ऊपर वाला का डिफरेंस लीजिए कितना है। अब ऊपर वाला का डिफरेंस अगर लेते हैं तो कितना है, देखिए 5 और 7 का डिफरेंस 2 आ रहा है, और नीचे वाला का डिफरेंस कितना है, 1 आ रहा है। अब नीचे वाला डिफरेंस को ऊपर वाला के साथ गुना, और ऊपर वाला डिफरेंस के साथ नीचे वाला को गुना, ठीक है। अब गुना करेंगे यहाँ नीचे अगर, तो 4 में 2 से गुना कीजिए, कितना आएगा यहाँ पे 8 आ गया। 3 में 2 से गुना करें कितना आ गया, 6 आ गया हमारा, कितना आया 6 आ गया हमारा। ऊपर गुना करते हैं तो 7 के 7 रह जाएगा, 5 के 5 रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे गुना करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब जो हमारा रेशियो है, आप देखिए कि दोनों का यहाँ डिफरेंस कितना का सर, 11 वर्ष का डिफरेंस है। अब यहाँ देखिए 5 से 6 1 का डिफरेंस, और 7 से 8 1 का डिफरेंस। चलिए ठीक है, यानी कि डिफरेंस बराबर हमारा आ गया। अब यहाँ देखा जाए तो 1 का डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना, कितना का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस। लेकिन सवाल में जो डिफरेंस है हमारा 1 का नहीं है, कितना का है, तो 11 वर्ष का डिफरेंस है। 11 वर्ष का डिफरेंस है, कितना गुना सर, 11 गुना। हमसे पूछ क्या रहा है कि रंजना के वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। रंजना के वर्तमान आयु 7 है, तो 7 न होकर के कितना गुना सर, तो 11 गुना कितना हो जाएगा, 77 वर्ष। तो 77 वर्ष जो है रंजना की उम्र थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। अब यही पूछता है कि बताइए कि सपना की उम्र कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 11 से गुना कर लीजिए, 11 से 55 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 17 रुपया पर केजी मूल्य वाले गेहूं को 12 रुपया पर केजी मूल्य वाले गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, ताकि 13.5 रुपया पर केजी के हिसाब से मिश्रण को प्राप्त हो जाए। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि 17 रुपये केजी वाला कोई गेहूं होगा, बढ़िया तरीका का गेहूं होगा, उससे जो है कम किसको मिला रहा है, सबसे खराब तरीका का, जो बहुत मतलब कह सकते हैं कि रद्दी जो गेहूं होगा उसको मिला रहा है 12 रुपये पर केजी वाला के साथ। तो वो बोल रहा है कि दोनों को मिला के जब बेचेंगे हम, तो किस अनुपात में बेचें कि मीडियम हमको फायदा हो जाए कि 13.5 रुपये बिक जाए हमें, ठीक है। तो बताइए कि मिश्रण हम पूछ रहा है कितना रेशियो मिलाएं, 17 रुपये केजी वाला को, 17 रुपये केजी वाला को 12 रुपया वाले पर केजी के साथ किस मिश्रण में मिलाएं कि 13 रुपया यानी कि 13.5 रुपया के साथ हमें बिक जाए। यही पूछ रहा है आपसे, बस एलिगेशन लगा देना है। एलिगेशन का सिर्फ रूल यही है, एक वाला से बड़ा रहना चाहिए, एक से छोटा रहना चाहिए। यहाँ देखिए अब 17 से क्या है, छोटा है, तो 12 से बड़ा भी है, यानी कि बीच वाला वैल्यू बीच में रहना चाहिए, एक से बड़ा एक से छोटा। अब एलिगेशन लगा दीजिए यहाँ पे। अब देखिए अब 12 में से जो बड़ा है उसमें से घटाइए, 13.5 में से 12 का कितना बचा, 1.5 बचा। अब 13.5 है, छोटा है, 17 में से घटाना तो कितना आ गया यहाँ पे, तो 13 3 16, यानी कि 3.5 आ गया यहाँ पे, ठीक है, 3.5 आया। अब यहाँ पे रेशियो देना है, किस रेशियो मिला रहा है, रेशियो आता है। अब पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, और 5 से काटे तो 5 तिहाई 15, और यहाँ काटे तो 7 पचे 35, यानी कि 3:7 में रेशियो को मिलाना होगा हमें 13 रुपया 13.5 रुपया बेचने में। 13.5 रुपया अगर बेचेंगे तो हमें किस रेशियो में मिलाना होगा, 3:7 की रेशियो, यानी कि 3 केजी इसको तो 7 केजी इसको, यानी कि 3:7। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़िया सवाल था, एलिगेशन का सवाल था। अगला और लास्ट सवाल,
ठीक है। अब लास्ट सवाल है यहाँ पे समझिएगा, 65 छात्रों की कक्षा में 39 लड़कियां हैं, ठीक है। 65 छात्रों की कक्षा में 39 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत वजन 60 केजी है और पूर्ण कक्षा का औसत वजन 64 केजी है, तो कक्षा की लड़कों की संख्या या लड़कों का औसत वजन क्या होगा बताइए आप। यहाँ पे देखिए एलिगेशन मेथड भी बढ़िया लगेगा और आप चाहे तो इसी बना सकते हैं। देखिए 65 टोटल छात्र है, अगर 65 अगर टोटल छात्र हैं, टोटल टोटल स्टूडेंट कितना है 65 है, तो जिसमें से 39 क्या है गर्ल्स हैं, 39 क्या है सर गर्ल्स हैं। तो 39 अगर गर्ल्स है तो बॉयज कितना हो जाएगा बताइए, घटा लीजिए इसको। तो 65 में से अगर 39 को घटाते हैं, मान लीजिए 40 को घटाते हैं तो कितना आएगा 25 आएगा, 25 से 26, यानी कि बॉय की संख्या कितना आएगा 26 आ गया। अब देखिए उन बॉय गर्ल्स को जोड़ के कितना आ रहा है 65 आ रहा है, तो सही है यहाँ पे, यानी कि बॉयज की संख्या कितना आएगा 26 आ गया। अब हमें क्या है सर कि लड़कियों का औसत वजन 60 केजी है, यानी कि 60 केजी औसत वजन क्या कि हर एक लड़की का 60 केजी हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि हर एक लड़की का 60, सभी का 60 होगा। 39 लड़की है तो 39 लड़की को 60 के हिसाब से टोटल कितना हो जाएगा सम यहाँ पे देखा जाए तो देख लीजिए 0 9 6 54 4 के 5 आ गया, 36 18 5 23 आ गया, यानी कि 2340 का क्या आ गया टोटल सम आ गया, सम आ गया, सभी लड़की का योग आ गया। देखिए एक का 60 तो 39 का 39 गुणे 60 तो टोटल का सम कितना आ गया 2340 आ गया। अब क्या है सर कि पूर्ण कक्षा का औसत वजन 64 है, सभी पूरा जितना छात्र उसमें उनका वजन कितना है 64 केजी है, तो 64 केजी पूर्ण कक्षा का है, तो टोटल स्टूडेंट कितना है हमारा टोटल में, तो 65 छात्र टोटल स्कूल में है, टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना है 65 है, तो 65 को विद्यार्थी को 64 केजी के हिसाब से कितना वजन हो गया सम इसको निकाले तो सम यहाँ टोटल का कितना सम हो गया, तो यहाँ गुना कर लीजिए, यहाँ पे सीधा 65 का स्क्वायर कीजिए तो 25 और 7 छक 42, 25 में से आप 65 को घटाइए कितना आ जाएगा 0 और 6 1 41 60 आ रहा है, ठीक है 41 60 है गुना कीजिएगा तो 41 60 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलिए 41 60 आ गया। अब देखिए टोटल हमारा जो आ रहा है एवरेज टोटल पूरा छात्र का जितना छात्र है विद्यालय में सभी का 4160 आ रहा है, जिसमें लड़की का कितना है सर गर्ल्स का कितना आ रहा है योग, तो हमारा गर्ल्स का आ रहा है कि 2340, तो टोटल में से अगर गर्ल्स को हटा लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा सर, तो बॉयज का आ जाएगा, बॉयज का आ जाएगा। अब 4160 में से 2340 को घटाइए तो जीरो जीरो देगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 6 में से 4 गया आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। एक यहाँ बचा 11 में से 3 गया आपका 8 बच गया, ठीक है। यहाँ 3 और 3 में से 2 गया आपका 1 आ गया, 1820। अब 1820 क्या है हमारा जितना विद्यार्थी था उन सभी का हमारा एवरेज नहीं आया, सम आया, सभी का सम आया, तो टोटल हमारा सम आया 1820 और हमारा टोटल विद्यार्थी कितना है बॉयज कितना है सर 26 है, यानी कि हमारा औसत क्या हो जाएगा सर, तो टोटल बट्टा विद्यार्थियों की संख्या 26। अब डिवाइड कीजिएगा इसको तो कितना बने कटेगा सर, तो 26 7 दूना का 14 7 छक 42, यानी कि 7 बार में, और यहाँ देखा जाए तो फिर कितना कटेगा यहाँ पे 0 बार में, यानी कि 70 बार में कटेगा, यानी कि हर एक जो स्टूडेंट का जो हमारा बॉयज था सभी का एवरेज कितना है 70 70 70 आएगा, ठीक है। 7 छक 42 7 दूना का 14 4 18, क्लियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, लड़कों का वजन 70, ठीक है। तो पूरा के पूरा आपका 20 सवाल समाप्त होता है मॉक टेस्ट का आज एमटीएस का, ठीक है ना। तो बढ़िया अगर वीडियो लगा होगा तो वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन आता रहे, और कुछ भी आपको नोट्स करने की भी जरूरत नहीं है, सब टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा जो कि आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला रहेगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं फिर हम डेली 7 PM में, ठीक है, और आपका CHSL का क्लास चल ही रहा है 10 बजे। चलिए तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद जय भारत।